नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें हम एसटीक्यू सीरीज में आज एसए डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो एसए का टॉपिक है वो है भारत में बाढ़ और उसका प्रबंधन, इंडियाज फ्लड एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसमें आप किसी भी एसए को जब लिखें तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। वो क्या है कि सबसे पहले थोड़ा सा क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान आपको क्या लिखना है, क्योंकि जब ऐसे लिखते हैं तो थॉट्स जो आते हैं वो बड़े ही हैप्पीजर्ड मैनर में आते हैं। ठीक है, तो आपको एक पेज लीजिए और उसमें जो भी थॉट जैसा भी आए आपको उसको आप लिखते जाइए, जिस भी मैनर में, पहले बाद में, कोई सीक्वेंस अभी मत बनाइए। ठीक है, फिर उन सारे थॉट्स को आप अरेंज कर लीजिए, है ना। और अरेंज करने के बाद फिर उसके बाद ऐसे को शुरुआत करिए। ठीक है, इसमें आपको कोई भी ऐसे हो, यदि ये जैसे बाढ़ का है, इसके अलावा कुछ भी हो तो उसमें आपको पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, है ना, उसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उसकी क्या डेफिनेशन, अगर जैसे बाढ़ से संबंधित है तो उसकी एक ऐसी डेफिनेशन जो आयोग किसी कमीशन के द्वारा हो दी गई हो। ठीक है, इस तरह का कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें कुछ आंकड़ा दे पाते हैं तो अच्छा। आंसर में और ऐसे में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये हो जाता है कि आंसर है जो थोड़ा सा टू द पॉइंट लिखा जाता है और ऐसे को थोड़ा फैला करके फिलोसॉफिकल टोन में लिखा जाता है। ठीक है, तो खैर आपदा वाले पे हम चर्चा करेंगे आज। आपदा विपत्ति का पहले, क्योंकि ये बाढ़ है तो शुरुआत, बाढ़ भी एक तरह की आपदा है तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आपदा विपत्ति का एक स्वरूप है जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा और विद्यमान व्यवस्थाएं हैं जो वो ध्वस्त हो जाती हैं। ठीक है, जिससे जन समुदाय, पशुधन, संपत्ति को हुई क्षति हेतु बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़े। तो ऐसी जब स्थिति, कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि आपदा है। ठीक है, ऐसा वो बाढ़ में भी हो सकता है, ऐसा सूखे में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करी। अब हम बाढ़ पर आते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि एक डेफिनेशन दी है। उसमें क्या है कि वह मौसम या परिस्थिति जब नदी या जल परिभाषित चिन्ह के ऊपर आने लगता है, ठीक है, तो उसको हम बाढ़ की कैटेगरी में कहते हैं। भारत के बाढ़ का प्रमुख प्रभाव है जो वो प्रमुखतः कहाँ कहाँ होता है, एरियाज आप डिफाइन कर दीजिए। तो उत्तर पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत, पूर्वी तटवर्ती मैदानों में विशेषता ये बाढ़ आया करती है ना। अक्सर हम देखते हैं कि उड़ीसा में बाढ़ आ गई, है ना। अक्सर पता चलता है कि मतलब कोस्टल एरियाज में जो है वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है ना, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में भारत में देखने को मिलता है। और जो भी जितने भी मतलब में बेसिकली ये कोस्टल आइलैंड्स ये वाले जो एरिया, तो आपको सारे वो एरियाज एक बार मेंशन कर दीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पश्चिमी भारत में इस बाढ़ से बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, बाढ़ आती ही नहीं है, क्योंकि जो रेगिस्तान वाला पोर्शन है वो क्या है, राजस्थान का बिल्कुल एक्सट्रीम है, जो वहाँ है रेगिस्तान। लेकिन बाकी जो बचा हुआ राजस्थान है उसमें तो नॉर्मल प्लेन्स नहीं, लेकिन यह है कि वहाँ पर जो साउथ राजस्थान है बेसिकली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती की घाटियां हैं जो वो बाढ़ का कारण बनती हैं। ठीक है, ये आपने मेंशन किया। अब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में 32 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जो ये एक डेटा है, ये आपको याद रखना है। 32 मिलियन हेक्टेयर भूमि लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। और भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 60% जो भाग है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में उपस्थित है। ठीक है, जो मैक्सिमम बाढ़ आती है वो कहाँ आती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मतलब ऊपर वाले इस क्षेत्र में और ईस्टर्न वाले एरिया में। ठीक है, बाढ़ का सामान्य अर्थ है किसी नदी के एकाएक जल स्तर में बढ़ोतरी और परिणाम स्वरूप निचले इलाके में पानी भर जाना, या किसी क्षेत्र में निरंतर वर्षा होने या नदियों का जल भर जाने से उस क्षेत्र को जलमग्न हो जाना। ठीक है, तो इसको हम, ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि आप अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा हमारा आंसर ऑथेंटिक हो जाएगा।
ठीक है, तो जल ये जो आयोग की एक डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर मेंशन किया। अब आगे बढ़ते हैं। वर्षा काल में नदियों का जो जल स्तर है वो वर्षा के कारण अपने जल स्तर के ऊपर बहने लगता है। तो उससे क्या होता है, तटबंध जो होते हैं उनको तोड़कर निकटवर्ती जो क्षेत्र है उनमें फैल जाता है। ठीक है, जिससे आसपास का संपूर्ण क्षेत्र है जो वो जलमग्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में नदियों के किनारे स्थित जो गांव हैं, नगर हैं, वो सब क्या है कि मतलब बाढ़ वाले क्षेत्र से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे लिखा आपने। अब आगे, वास्तव में बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, किंतु जब जब यह मानव जीवन तथा संपत्ति का हानि पहुंचाती है तो उसे प्राकृतिक आपदा बन जाती है। ठीक है, तो क्योंकि बाढ़ ऐसा नहीं है कि कई सारे तो ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं कि बाढ़ आएगी। इवन जो ट्राइबल एरियाज हैं वो ट्राइबल लोग क्या पहचान जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो उस जगह पर रह रहे हैं उन्हें पहले से ही अंदाजा लग जाता है, तो वो अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं और उनको इस चीज की आदत हो चुकी है। लेकिन जब वो एक स्टेज से ऊपर निकल जाता है, जब जन और इसकी जीवन की और संपत्ति की जब हानि होना शुरू हो जाती है तो उसे हम आपदा की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब आप क्या करिए कि उनकी उन नदियों के बारे में लिख दीजिए कि कौन कौन सी वो प्रमुख नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है। तो देखिए, वो नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोशी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। ठीक, इसके बाद भारत का जो सामान्य ढाल है ना, थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बता देते हैं इसमें कि भारत की जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, फलस्वरूप बरसात का जल पूर्वी तटीय मैदान एवं मध्य और निचले मैदान में एकत्रित होकर बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है, जब लोकेशन यहाँ से क्या, इधर से क्या उठा हुआ है थोड़ा सा और इधर को ढाल है। ठीक है, तो इधर अक्सर बारिश है जो वो पानी है जो उसका बहाव इधर ही रहता है और यहाँ पर बाढ़ का कारण बन जाता है इन एरियाज में। अब क्या है कि इसके क्या डिविजन्स कर दीजिए कि फ्लड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक फ्लड ओरिएंटेड एरिया, मतलब बाढ़ उन्मुख क्षेत्र। इसके अंतर्गत सतलज व्यास, गंगा के मैदान की नदियों के किनारे एवं संगम के क्षेत्र तथा पूर्वी तट के डेल्टा प्रदेश, यहाँ बाढ़ प्रतिवर्ष आती है। ठीक है, ये उन्मुख वाले हो गए। उसके बाद एक तो ये हो गया कि ये प्योरली बाढ़ आती है, एक हो गया कि जहां बाढ़ नहीं आती, और एक है कि बाढ़ प्रभावित है, यहाँ आती है, यदा कदा आती रहती है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ यदा कदा बाढ़ आती है। इसके अंतर्गत भारत का उत्तरी वृहद मैदान, असम मैदान और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान ये आते हैं। इसके बाद जो बाढ़ मुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है, हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भाग आते हैं। ये प्राय बाढ़ मुक्त मैदान होते हैं। ठीक है, बाढ़ का कारण देख लीजिए, अचानक मूसलाधार वर्षा, मैदान एवं तटीय भागों में ढाल, नदियों में बाढ़ों का निर्माण, लहरों का रोकथाम और औद्योगिकरण और नगरीकरण। ये कुछ इसके रीजंस हो गए जिन कारण से बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाती है ना। ये ढलान है तो पानी इकट्ठा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाती है। नदियों के अगर बांध टूट जाते हैं तो उससे भी बाढ़ आ जाती है। और बांध के जो निर्माण कर देते हैं नदियों में तो उससे क्या है कि पानी रुक जाता है और एक एरिया में इकट्ठा होता रहता है, वहाँ बारिश हुई तो और ज़्यादा हो जाता है, तो किनारे किनारे के एरियाज में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सब कारण है इसके प्रभाव क्या है देखिए, फसल खराब हो जाती हैं, बस्तियां डूबने लगती हैं, है ना, जल प्रवाह द्वारा बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं ना, वाटर बॉर्न जो भी डिसीजेज हैं, पशु और जनधन की क्षति होती है। ये इसके प्रभाव हो गए। तो आपने प्रभाव भी लिख दिए, इनके डिविजन्स भी कर दिए और प्रभाव भी लिख दिए। ठीक है, अब सिक्वेंशली हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कुछ समाधानों की बात कर लेते हैं कि बाढ़ नियंत्रण हेतु बड़े डैम्स, मीडियम डैम्स और चेक डैम्स, इनका निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो बड़े डैम हैं ये कई बार क्या होता है कि बाढ़ का कारण बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि जहां पर चेक डैम बनना था, बना रखा है वहां पर बड़ा बांध, अब क्या है कि हाई कैपेसिटी में क्या है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी इकट्ठा है। जब भी ये बांध खोलेगा तो ये सारा पानी आगे आएगा और गांव का गांव पूरा फ्लडेड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ज़रूरत है जिस चीज़ की वो करना चाहिए, बड़े बांध, मध्यम बांध और चेक डैम्स का निर्माण करिए। पर्वतीय भागों में वृक्षारोपण करिए, है ना, जो माउंटेनियस रीजन है वहां पर क्या है पेड़ लगा दीजिए।
तो पानी जो है वो लगातार जो ढाल से गिर रहा था वो धीमे धीमे करके आएगा और आगे फिर बह जाएगा। आगे वाले टाइम को पानी को आगे बहने का मौका मिल जाएगा, वरना इकट्ठा हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। नदी घाटी की ड्रेनिंग, कृत्रिम तटबंधों का निर्माण, गांव को ऊंचा किया जाना, ये सारे पॉइंट्स इसके समाधानों में आ जाएंगे। उसके अलावा देखिए मानसूनी अनिश्चितता, इसमें क्या है, मानसून है जो हमारा, हमें मतलब कभी भी इसकी कोई फिक्स तो है नहीं है कि कब होगा। कई बार होता है कि जो इसकी टाइमिंग है उस वक्त बारिश नहीं होती और फिर उसके बाद बिना बारिश मूसलाधार, बिना टाइमिंग है जो वो मूसलाधार बारिश हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो पर्वतीय और पठारी जो प्रदेश हैं उनमें आकस्मिक भारी वर्षा, ठीक है, ये किसके कारण, मानसूनी अनिश्चितता के कारण। तो इसका कारण क्या है कि नदियों का प्रवाह, प्रणाली या प्रारूप। अब आगे देखिए, बाढ़ की अनियमितता भारत में अधिकतर, इसके बारे में देखेंगे। रेगुलरिटीज हैं जो फ्लड में, वो क्या है, भारत में अधिकतर जो नदियां हैं वो ढालमंद है, ठीक है, पार्ट है जो वो चौड़े हैं, मतलब एरियाज है जो वो उनका चौड़ा है, मेंडर्स। नदियां हैं जो वो मेंडर्स, विसर्प बनाती हैं, ठीक है, तथा नदियों के जो मार्ग में परिवर्तन की प्रवृत्ति है ना, चल रही है ढाल दूसरी तरफ आई, वो तुरंत चेंज कर दी, अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं। इन सभी परिस्थितियों के कारण नदी के प्रभाव में ज्यों ही जल की मात्रा बढ़ती है त्यों ही जल नदी के ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कारण कि जल में अनियमितता, इरेगुलरिटीज इतनी क्यों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा कारण क्या है इसका, टोपोग्राफी है ना, स्थलाकृति इसकी कैसी है। तो क्या करते हैं कि ये जो तटबंधों के निर्माण के कारण नगर या ग्रामीण बस्तियां बाढ़ से बचा ली जाती हैं, लेकिन बाढ़ का जो जल है वो नवीन क्षेत्रों में फैल जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि वह नए क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोपोग्राफी के कारण। अब देखिए पुनः वनों का विकास के कारण पर्वतीय ढाल मंद हो जाते हैं, वर्षा का जल तेजी से प्रभावित होता है और यह मैदानी भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो जो मैदानी भाग है वहां पर इस तरह से बाढ़ आ जाती है। इसके बाद देखिए अब कुछ नियंत्रण वाली बातें कर लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के अधीन है, जबकि इसके लिए स्वतंत्र मंत्रालय की जरूरत है, ठीक है। जब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्यों ना इसके लिए एक अलग से कमीशन या अलग से वो होना चाहिए, ठीक है। हालांकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड है, किया गया है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि इसके लिए अलग से एक कमीशन की जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है और देश का 1/8 भाग है जो प्रतिवर्ष निश्चित रूप से बाढ़ की चपेट में आता है, ठीक है। अब इतना जब जान माल की हानि होती है तो इसके लिए कुछ जरूर निपटने के लिए इसके लिए कुछ आपको आयाम बनाने की जरूरत है ना, कुछ नियम बनाने की जरूरत है, कुछ ऐसे फोकस पॉइंट्स बनाने की जरूरत है जिन पर फोकस करके इसको कम किया जा सके, ठीक है। तो बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। यह पारिस्थितिकी के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। और अब तक के कार्यक्रम जो भी रहे हैं वो सब बाढ़ से बचने के कार्यक्रम रहे हैं, अतः यह आवश्यक है कि एक पूर्वानुमान, ठीक है, फोरकास्टिंग होना चाहिए, अधिक विश्वसनीय बनाया जाए इसको। प्रबंधन मैनेजमेंट इसका, ठीक है, मैनेजमेंट पे, फोरकास्टिंग पर और रिहेबिलिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 3 पॉइंट्स पर इन पर फोकस किया जाना चाहिए। ऐसी योजना कि रिहेबिलिटेट कराना बहुत बड़ा टास्क ना हो, क्योंकि अभी इस वक्त जब बाढ़ आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिहेबिलिटेट कराने की होती है, उनको है ना फूड सप्लाई वगैरह प्रोवाइड कराने की होती है। तो इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो नई तकनीक की मदद से राजमार्ग, रेलवे पुल, तालाब, ये सब है जो इनका निर्माण कराया जाना चाहिए, ठीक है। और नदी के मलबे हटाने का कार्यक्रम आवश्यक है, ठीक। तो जब बाढ़ आ जाती है तो उसमें क्या है, काफी सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और जिसने उस एरिया को पूरा खराब कर रखा हो। तो मलबा कैसे हटाया जाए, क्या प्रोसेस, तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी और किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो आप जरूर मेंशन कीजिए इसमें। अब फाइनल कंक्लूडिंग लाइंस पर आ जाते हैं। तो देखिए वस्तुतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में है ना, वहां पर पॉपुलेशन हाई है। इससे साफ है कि हम बाढ़ के साथ पारिस्थितिक संबंध स्थापित कर
चुके हैं और ऐसी स्थिति में बाढ़ से होने वाली पारिस्थितिक काम के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की जरूरत है ना। इस तरह से इसको आप कंक्लूडिंग लाइंस लिखते हुए आंसर को ऐसे को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बाढ़ के ऊपर था। इसके अलावा इसमें आप और भी कुछ अगर नए आयाम जोड़ना चाहें, जैसे कि आप अर्बन फ्लडिंग, ये वाला है जो ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है ना अर्बन फ्लड, इस पर शायद मैम ने एक आंसर लिखा है। ठीक है, उसको काफी अच्छा आंसर है, उस पर आप वहां से कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मौका मिले तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए कि अर्बन फ्लडिंग क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ऐसे को लिखेंगे और आगे हम आपसे कुछ और ऐसे इस पर अभी बात करेंगे। तो अभी आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ऐसे लिखने में, है ना, किस तरह से इसको अप्रोच होनी चाहिए। बेसिकली क्या, ऐसे में कुछ बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं जा सकता, ऐसे में आपको खुद ही समझना होगा और जितनी आपकी जो जीएस की नॉलेज है, ठीक है, वही यहाँ पर यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको एक बार ट्राई कीजिए, इस ऐसे को लिखिए और फिर इसके बाद इन पॉइंट्स पर लिखने की कोशिश कीजिए जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले कुछ नए ऐसेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।